अपने ध्यान को राजकुमारी पर नहीं, अपने लक्ष्य पर रखो वीर। ये तलवारबाजी केवल एक खेल था। शक्ति रक्षक बनने और शौर्य कुंभ के अंतिम चरण में पहुंचने के लिए असली मुकाबला है ड्रैगन रेस। भरतखंड के शाही गलियारे में राजा मैत्रेय और रानी सुकुमारी के साथ रजतपुरी राज्य की राजकुमारी कामिनी भी मुकाबले को देख रही थी। शौर्य कुंभ जीतने वाले योद्धा का विवाह एक राजकुमारी से होता था, इसलिए छोटे राजकुमार वीर ने राजकुमारी कामिनी को अपनी पत्नी मान लिया था, क्योंकि वो जानता था कि शौर्य कुंभ वही जीतेगा। वीर दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव, अपने लक्ष्य से मेरा ध्यान कभी नहीं भटकेगा। त्रिकाल मणि के अंश की शक्तियों का रक्षक तो मैं ही बनूंगा। वीर की ये बात सुनकर बड़ा राजकुमार जयंतराज अंदर ही अंदर जलने लगा। त्रिकाल मणि के अंश की शक्ति किस योद्धा को मिलेगी, अब ये ड्रैगन रेस पर निर्भर था। भरतखंड एक ऐसा जादुई साम्राज्य जिसकी आत्मा में बसती थी दिव्य शक्तियां, और इन दिव्य शक्तियों का मूल आधार थी त्रिकाल मणि, ब्रह्मांड की असीम शक्ति जिसे स्वयं भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। लेकिन त्रिकाल मणि पर नरक की काली शक्तियों की नजर पड़ चुकी थी। त्रिकाल मणि की रक्षा करने वाले परम वीर रक्षकों और नरक की काली शक्तियों में छाया युद्ध छिड़ गया। परम वीरों ने काली शक्तियों को तो भरतखंड के बाहर धकेल दिया, परंतु त्रिकाल मणि की सुरक्षा अब एक बड़ा सवाल बन चुकी थी। तब अंतिम परमवीर योद्धाओं ने त्रिकाल मणि को 9 टुकड़ों में तोड़ दिया और भरतखंड के अलग अलग आयामों में छुपा दिया, ताकि इस परम शक्ति का मालिक कोई तब तक ना बन सके जब तक वो शुद्ध हृदय वाला साहसी योद्धा इसे दोबारा जोड़कर परमवीर योद्धा बनने की काबिलियत ना रखता हो। तब से लेकर आज तक हर 25 साल में अगले साहसी योद्धा को चुनने के लिए शौर्य कुंभ का आयोजन होता है, जिसे जीतने वाले योद्धा को राज्य का सिंहासन भी मिलता है और त्रिकाल मणि की शक्तियों का एक अंश भी, और उन्हें कहा जाता है शक्ति रक्षक। कुछ देर बाद एक बिगुल बजा और पहले चरण की ड्रैगन रेस शुरू हो गई। ड्रैगन रेस में सभी योद्धाओं को ड्रैगन पे सवारी करते हुए हवा में झूलते सुनहरे छल्लों को सबसे पहले लाना था। सवारी करने से पहले वीर ने अपने ड्रैगन के सिर पर हाथ फेरा और उससे कहा, मेरे लिए इस रेस को जीतना बहुत जरूरी है दोस्त, मेरा साथ देना। अगर आज मैं जीत गया तो शायद पिताजी को मुझ पर भी थोड़ा प्यार आ जाए। एक हाथ में तलवार लेकर वीर अपने ड्रैगन पर बैठा और वो ड्रैगन अगले ही पल हवा से बातें करने लगा। वीर की नजर सिर्फ हवा में घूम रहे सुनहरे छल्ले पर थी। तभी वीर ने चारों तरफ देखा और अपने ड्रैगन को सुनहरे छल्ले की तरफ ले गया और अपनी तलवार आगे बढ़ाकर हवा में छलांग लगा दी। सुनहरा छल्ला वीर की तलवार में आ गया था और वीर हवा से बातें करते हुए फिर से अपने ड्रैगन पर सवार हो गया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। वीर पहले चरण की ड्रैगन रेस में जीत चुका था। शाही मैदान में खुशी का माहौल था। तभी राजगुरु ध्रुव ने वीर को बधाई दी और कहा, आज तुम्हारी मां रानी इंदुमती यहां होती तो उन्हें तुम पर बहुत गर्व होता। मां का जिक्र हुआ तो वीर की आंखें नम हो गईं। तभी वीर के पिता महाराज मैत्रेय ने उसे धिक्कारते हुए कहा, अपनी मां की मृत्यु का कारण यह खुद है। जन्म लेते ही अपनी मां को खा गया था ये। ऐसा ना कहिए महाराज, वीर भी तो आपका ही बेटा है। रानी सुकुमारी ने कहा। रानी सुकुमारी यूं तो महाराज मैत्रेय की दूसरी पत्नी और वीर की सौतेली मां थी, पर वो वीर से उतना ही प्यार करती थीं जितना वो अपने बेटे जयंतराज से करती थीं। महारानी की बात का महाराज ने कोई जवाब नहीं दिया। महाराज की बातों को राजकुमारी कामिनी ने बड़े गौर से सुना और वो समझ गई कि महाराज अपने छोटे बेटे वीर से नफरत करते हैं। तभी राजगुरु ध्रुव ने घोषणा की, आज से ठीक 1 महीने बाद शौर्य कुंभ शुरू होगा और जो भी शौर्य कुंभ में जीत हासिल करेगा वही होगा भरतखंड का अगला सम्राट, और उसी सम्राट के साथ होगा राजकुमारी कामिनी का विवाह। ये घोषणा होते ही भरतखंड के लोगों ने केवल एक ही नाम लिया, वीर वीर वीर।
वीर ने एक बार फिर राजकुमारी कामिनी की तरफ देखा। राजकुमारी मुस्कुरा दी। ये देखकर राजकुमार जयंतराज जल भुन गया। उसने वीर से कहा, ड्रैगन रेस जीतना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। ये कहते हुए राजकुमार जयंतराज अपने उस छोटे ड्रैगन पर आसानी से बैठ तो गया था, लेकिन वो उसे ठीक से उड़ा नहीं पा रहा था। गुस्से में आकर जयंतराज ने अपने ड्रैगन के सिर में तलवार का बट मारा और चीखते हुए बोला, सुनहरा छल्ला उस तरफ है बेवकूफ, उस दिशा में उड़। लाख कोशिशों के बाद भी जयंतराज का ड्रैगन सुनहरे छल्ले तक नहीं पहुंचा और जयंतराज रेस हार गया। शाही मैदान में फिर से वीर का नाम गूंजने लगा। राजकुमार जयंतराज गुस्से में था। उसने फौरन ही अपनी जेब से एक जहरीला फल निकाला और थोड़ी ही दूरी पे एक छोटा ड्रैगन बंधा था, उसे वो फल खिला दिया। फल खाते ही वो ड्रैगन तड़पने लगा और अपनी जंजीर तोड़कर लोगों की तरफ झपट पड़ा और मुंह से आग निकालने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तभी राजकुमार जयंतराज उस ड्रैगन के सामने आया और एक ही झटके में उसने उस नन्हे ड्रैगन का सिर काट दिया। सबको लगा जैसे जयंतराज ने ड्रैगन को मार के अनहोनी होने से रोक दी। जयंतराज का कारनामा देखकर महाराज खुद शाही मैदान में आ गए और जयंतराज को गले से लगा लिया। ये देखकर वीर का दिल एक बार फिर से टूट गया। अगली सुबह महारानी सुकुमारी ने जयंतराज और वीर को शाही बगीचे में बुलाया और कहा, पुत्रों, शौर्य कुंभ को जीतने वाला सिर्फ सम्राट नहीं बनता, बल्कि शक्ति रक्षक बनता है। उस परमवीर अंश का हकदार बनता है जिसका कर्तव्य होता है इस दुनिया को बचाना। मां की बातें सुनता हुआ जयंतराज चिल्लाया, अरे बस करो ये सब बकवास। शौर्य कुंभ शक्ति पाने के लिए लड़ा जाता है, जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं। मामा ठीक ही कहते हैं, तुम दकियानूसी बातों पर विश्वास करती हो। इसे सुनाओ उपदेश, यही सुनेगा। ये बात सुनते ही वीर भड़क गया। भैया, कोई मां से ऐसे बात करता है? ये मेरी मां है, तेरी नहीं, और मैं जैसे चाहूं अपनी मां से बातें करूं। तू कौन होता है बोलने वाला? झुंझलाहट में इतना कहकर जयंतराज वहां से चला गया और उसकी बात वीर को दिल में चुभ गई। अपने बेटे का बर्ताव देखकर रानी सुकुमारी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने तुरंत वीर के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे हो वीर। अपनी अच्छाई को कभी मत खोना, चाहे जिंदगी में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। ये जो तुम्हारा सच्चा दिल है ना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तभी वहां वीर का ममेरा भाई समर मीरा के साथ दौड़ते हुए आया। महारानी जी, वीर युद्ध कला के सभी विषयों में पहला स्थान प्राप्त कर शौर्य कुंभ प्रतियोगिता के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यह सुनकर वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपनी सौतेली मां रानी सुकुमारी के पांव छुए। मां, ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन का फल है। जो सच का साथ देता है वो कभी नहीं हारता। ये बोलते हुए मां ने वीर को गले से लगा लिया। यह देखकर राजवैद्य की बेटी और राजकुमारी वीर की दोस्त मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मीरा बचपन से वीर और जयंतराज के साथ गुरु ध्रुव के गुरुकुल में पढ़ती थी और अपनी प्रतिभा से रसायन शास्त्र की सबसे बड़ी विद्वान बन गई थी। वो वीर के सारे दुख जानती थी। वो जानती थी कि वीर अपनी मां को कितना याद करता है। वो जानती थी कि पिता की दुत्कार से वीर कितना दुखी होता है। पर आज जश्न का दिन था, वीर का सपना जो पूरा होने वाला था। तभी समर ने वीर की टांग खींचते हुए कहा, वीर, अब तो वो राजकुमारी कामिनी भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। लगता है अब उन्हें भी लग गया है कि तुम उनके होने वाले पति हो। ये बात सुनते ही वीर झेंप गया और उसके होठों पर मुस्कान फैल गई, जिससे मीरा की आंखों में दर्द उतर आया। मीरा बचपन से ही वीर से प्यार करती थी, पर वो जानती थी कि वीर राजकुमार है और उसकी किस्मत में उस जैसी साधारण लड़की नहीं, बल्कि कोई राजकुमारी ही होगी। दूसरी तरफ राजकुमार जयंतराज वीर की जीत से झुंझलाया हुआ था। यह सिंहासन मेरा है, सिर्फ मेरा। अगर कोई और मेरे और इस सिंहासन के बीच आया तो वो जीवित नहीं बचेगा मामा। जयंतराज ने
अपने मामा कारकोटी से कहा, भांजे, आपके और इस सिंहासन के बीच केवल एक कांटा है और वो है वीर। समय आ गया है उस कांटे को उखाड़ फेंकने का। जयंतराज ने कहा, पर कैसे? उसे युद्ध कला में हराना तो नामुमकिन है। कारकोटी ने अपने होठों पर कुटिल मुस्कान लाते हुए कहा, कुछ नामुमकिन नहीं है शैतानी शक्तियों के लिए। जयंतराज चौंका, शैतानी शक्तियां? आप सिंहासन के लिए कुछ भी कर सकते हो ना युवराज? तो फिर चलिए मेरे साथ। पर हमें जाना कहां है मामा? भरत खंड सीमा के पार, नरक की शक्तियों की शरण में। यह बात सुनकर जयंतराज के होश उड़ गए। भरत खंड की सीमा से परे एक ऐसा गुप्त स्थान था जहां उन्हीं काली शक्तियों का वास था जिन्हें परमवीर योद्धाओं ने भरत खंड से भगाया था। तब से लेकर आज तक वो नरक की शक्तियां मोहरा ढूंढ रही थी भरत खंड में वापस आने का और त्रिकाल मणि को पाने का। और आज उन्हें वो मोहरा मिलने वाला था। अमावस की रात में जयंतराज को लेकर कारकोटी एक गुप्त गुफा के पास आया और फिर उसने काले जादू की एक पुरानी किताब निकाली और उसमें मौजूद एक मंत्र पढ़ा। ऐसा करते ही गुफा का दरवाजा खुल गया। गुफा के अंदर आते ही एक परछाई जयंतराज और कारकोटी को अपने मालिक के सामने ले आई। जयंतराज के सामने एक प्राचीन राक्षस अंधकासुर खड़ा था। अंधकासुर ने राजकुमार जयंतराज से कहा, राजकुमार, तुम्हें जो भी चाहिए वो सब तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके बदले में हमें चाहिए त्रिकाल मणि के 9 टुकड़े और तुम्हारी आत्मा। यदि तुम्हें यह सौदा मंजूर है तो अपने रक्त की एक बूंद हमारे चरणों में अर्पित कर दो। वीर को रास्ते से हटाने के जुनून में राजकुमार जयंतराज ये भूल गया कि त्रिकाल मणि अगर उस शैतान के हाथ में आ गई तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। कारकोटी का इशारा मिलते ही जयंतराज ने अपना रक्त उस राक्षस के चरणों में अर्पित कर दिया। अगले ही पल जयंतराज के भीतर अंधकार प्रवाहित हो गया और उसके दिल में मौजूद इंसानियत का आखिरी हिस्सा भी पूरी तरह से खत्म हो गया। आज फिर से भरत खंड के अंदर शैतान का प्रवेश होने वाला था। उस रात जब महारानी सुकुमारी अपने बेटे जयंतराज से मिलने के लिए उसके कमरे में आई तो वहां का नजारा देखकर स्तब्ध रह गई। जयंतराज के चारों तरफ एक काली ऊर्जा घूम रही थी। जयंतराज की आंखें किसी दैत्य की तरह लाल थी। ये तुम्हें क्या हुआ है जयंतराज? कारकोटी, क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? मेरा भांजा ही इस गद्दी का हकदार है बहना। उसे उसका हक दिलाने के लिए मैंने इसे शैतान को सौंप दिया। सुकुमारी समझ चुकी थी कि उसके भाई ने उसके बेटे को अंधकार का दास बना दिया है। सुकुमारी ने धमकी दी, मैं अभी जाकर सब कुछ महाराज को बता दूंगी। भरत खंड में काली शक्तियां फिर से नहीं आ सकती। ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। यह सुनते ही जयंतराज अपनी जगह से उठा और उसने अपनी मां का रास्ता रोकते हुए कहा, कहां जा रही हो मां? अपने सगे बेटे को साम्राज्य से निकलवाओगी? इस राज्य का धर्म मेरी ममता से बढ़कर है बेटा, मुझे माफ कर दे। रानी ने यह कहा और जाने लगी। जयंतराज बहुत गुस्से में था। उसने कहा, जा, तू तो पहले ही चाहती थी कि तेरा वो सौतेला बेटा ही इस साम्राज्य का राजा बने। जयंतराज के नफरत भरे शब्द सुनकर रानी सुकुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तो बस तुम दोनों की खुशी चाहती हूं बेटा। रानी की बात सुनकर कारकोटी बोला, भांजे की खुशी तो सिंहासन पाने में है बहना, जिसके आड़े तुम आ रही हो। भांजे, आपको आज ही शक्तियां मिली हैं। अब समय आ गया है उन शक्तियों के सही इस्तेमाल का। यह कहते हुए कारकोटी ने जयंतराज को इशारा किया और जयंतराज ने बिना हिचकी अपनी मां के दिल पर काली ऊर्जा का वार कर दिया, जिससे रानी सुकुमारी चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी और मरने की हालत में पहुंच गई।
मां की चीख सुनते ही दरवाजे पर वीर दौड़ता हुआ पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने जयंत राज खड़ा था, जिसके हाथों में काली ऊर्जा दिख रही थी और रानी जमीन पर गिरी हुई थी, आखिरी सांसें लेती हुई। मां! वीर चीख पड़ा और भागकर उनके पास आया। उसकी उंगलियां कांप रही थी, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। क्या किया तुमने मां के साथ? उसने रानी के सिर को अपनी गोद में रखा। मां कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना, मैं वैद्य जी को बुला लाऊंगा, कुछ नहीं होगा। तभी जयंतराज को सैनिकों के आने की आहट सुनाई दी। वो तुरंत कमरे से बाहर जाके दहाड़ मारते हुए बोला, मार दिया, मेरी मां को मार दिया, वीर ने मार दिया उसे। रानी सुकुमारी की सांसें अब उखड़ने लगी थी। उन्होंने कांपते हाथों से अपने गले से एक पुराना नीला लॉकेट निकाला और वीर के गले में डाल दिया। वीर, मेरे बेटे, ये लॉकेट, ये मणि भरतखंड की आखिरी उम्मीद है। जयंत अब वो नहीं रहा, उस पर अंधकार का साया है। ये मणि का टुकड़ा तुम्हें सही समय आने पर राह दिखाएगा। रानी की सांसें थम गई। मां! वीर चीख पड़ा। उसकी चीख से कमरा गूंज उठा। एक मासूम बेटे की दुनिया फिर से उजड़ चुकी थी। सिपाहियों ने बेकसूर वीर को कारागार में डाल दिया। पूरा साम्राज्य उसे मां की हत्या करने वाला समझने लगा और महाराज मैत्रेय ने उसे मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया। दुख में तड़पता हुआ वीर एक ही बात कहता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। मैंने मां को नहीं मारा, मैंने मां को नहीं मारा। क्या खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा वीर? क्या सामने आ पाएगा जयंतराज का काला सच? और क्या वीर ढूंढ पाएगा त्रिकाल मणि के बचे हुए 8 टुकड़ों को? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और परमवीर द लास्ट सेवियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।